न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि किस तरह से एक अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी को चेंज कर देता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन को क्रिएट कर देता है। फिर हम लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ में देखा था कि जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो कितने अमाउंट का हो रहा है। अब इन सभी बातों में एक बात आपने नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के टाइम पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट जरूर करते हैं। इसका मतलब कि अगर मुझे फोर्स लगाना है किसी ऑब्जेक्ट में तो मुझे दो ऑब्जेक्ट को इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से ये फोर्सेस जो होते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी में हम लोग आज देखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ को और इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसके ऊपर में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, इम्बैलेंस फोर्स लगाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये अपने वेलोसिटी को चेंज कर लेता है, मतलब इसके ऊपर में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। सेकेंड लॉ में ये बोला गया था कि जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में वो कितने अमाउंट का हो रहा है। इसके लिए हम लोग के पास में एक फॉर्मूला था जो कि फोर्स का फॉर्मूला था, F = ma। इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने ये निकाला था कि एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा अगर मुझे मास और फोर्सेस दिया हुआ है तो। ठीक है, अब हम लोग थर्ड लॉ में ये बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या जो फोर्स उसके ऊपर लगा रहा है क्या उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप एक साइकिल में बैठे हुए हैं और उस साइकिल का और आप जो है उस साइकिल में ऐसे बैठे हुए और आप पैर से पैडल बिना मारे उस साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे? आप उस साइकिल में बैठे बैठे पीछे के साइड में क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। जब आप पैर से पीछे के साइड में एक फोर्स लगाते हैं तब आपका साइकिल जो होता है वो आगे की तरफ मूव करने लगता है। जब आप दौड़ते हैं या तो फिर वॉक करते हैं उस टाइम पे भी आप अपने पैर से पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। और जो ग्राउंड होता है ये आपके पैर में जो लगने वाला फ्रिक्शन होता है ये फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाता है और इसी फ्रिक्शन के कारण से आप आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इन सभी बातों से एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसका इफेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी देखने को मिलता है। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में इसी बात को बोला था, इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया था। इनका जो स्टेटमेंट था वो कुछ इस तरीके का था। इन्होंने ये बोला था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है और वो जो अपोजिट रिएक्शन होता है वो इक्वल अमाउंट का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं अगर इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसे यहाँ पे पुल कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसे पुल कर रहा हूँ, इसे मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ। ठीक है, जब मैं इसे अपनी तरफ खींचूंगा और ये ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा हैवी होगा तो इससे क्या होगा कि मैं खुद ही इसके तरफ खींचा चला जाऊंगा आगे की तरफ। आप किसी चीज को अगर खींच रहे हैं, अगर वो मूव नहीं कर सकता है तो क्या होता है इस कंडीशन में, आप उसकी तरफ ही मूव कर जाते हैं। और जब आप उसकी तरफ इस तरह से मूव कर जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर में अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है और आपको अपनी तरफ खींच रहा है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं अपनी तरफ तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल से मैं ये बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप एक टेबल लीजिएगा और टेबल पे अपने हाथ से इस तरह से बीट कीजिएगा। जब उसे बीट करेंगे तो टेबल के ऊपर में एक फोर्स लगने वाला है जिससे कि साउंड क्रिएट होगा, लेकिन वही टेबल भी आपके हैंड के ऊपर में ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है और जिसके कारण से हाथ में चोट लग जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक एक्शन के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ और सिचुएशंस की कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है m, ठीक है, m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m2 है, मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का मास अलग अलग। ये ऑब्जेक्ट जो है ये अभी क्या है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है अभी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है।
मूव कर रहा है, और मैं इसके ऊपर में एक फोर्स लगाया, मतलब कि अगर मान लो ये मूव नहीं भी कर रहा है तो मैं इसके ऊपर में एक फोर्स लगाया, जैसे कि मूव करते हुए जाकर किससे टकराया, इससे जाकर टकरा गया। जब ये इससे जाकर टकराया तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा जो कि अभी रेस्ट में होगा, ये मूवमेंट में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर में एक फोर्स लगा है, इस कारण से मूवमेंट में आ गया होगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 था, लेकिन जब इस पर ये टकराया तो टकराने के बाद इसका कुछ ना कुछ क्या हो गया होगा, एक फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ बन गया होगा, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आ गया होगा, v का वैल्यू कुछ ना कुछ आ गया होगा, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। अब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया है, लेकिन क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ा, तो हाँ इस पर भी इफेक्ट पड़ा। जब ये से टकराया तो इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी था u था, वो जो वेलोसिटी है टकराने के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि m1 के केस में, मैं ये लिख सकता हूँ कि जो v होगा ये ग्रेटर देन किसका होगा, u होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ये ज्यादा होगा इसके फाइनल वेलोसिटी से, मैं ये बात को बोल सकता हूँ। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि कभी भी दो फोर्सेस एक्ट होते हैं तो ये हमेशा पेयर में एक्ट होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट एक के ऊपर में फोर्स लगा रहा है और इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी फोर्स लगेगा, मतलब कि फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं। तो नोट करके आपको यहाँ पे क्या लिख देना कि फोर्स, आपको ये बात याद रखना है कि फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर, फोर्स जो होते हैं ये हमेशा पेयर में ऑकर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे आपको एक बात याद रखना है, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट, आप इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, एक आप इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में आपने मान लीजिए कि 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है और ये इसके ऊपर में क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। जब ये इसके ऊपर में एक फोर्स लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर में एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, इक्वल अमाउंट होगा, आपको पता है यही चीज बोला गया इसमें, ये भी क्या होगा, 5 न्यूटन का ही होगा। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, आप बोलेंगे सर कि अगर ऐसा होगा तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, तो इफेक्ट जो होगा इनका वो तो 0 होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्टेट में चेंज होना ही नहीं चाहिए इस कंडीशन में। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी फोर्सेस इस तरह से एक्ट होते हैं तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। लेकिन इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। मतलब कि दोनों फोर्सेस जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर में लग रहा है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर में नहीं लग रहा है। अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर में ही दो, इधर से भी एक फोर्स इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, और दोनों मान लो कि 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है, तब इसका इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर में लग रहे हैं, इसी कारण से इनका नेट फोर्स वो 0 नहीं होने वाला। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। अगर ए और बी दोनों क्या करें, कोलाइड करें, दोनों एक दूसरे में कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद कुछ फोर्स इसके ऊपर में एक्ट होगा और कुछ फोर्स इसके ऊपर में भी एक्ट होगा। जो फोर्स इसके ऊपर में एक्ट हो रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एफ बी ए, और इसको पढ़ते कैसे देखिएगा, एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और वही अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, कौन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए बी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एफ ए बी जो होगा ये किसके बराबर होगा, एफ बी ए के बराबर होगा। मतलब कि दोनों फोर्सेस का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये बात आपको याद रखना है। इसी ऑब्जेक्ट में अगर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का मास जो होगा, जैसे मान लो इसका मास है 2 kg और इसका मास है मान लो 5 kg। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ध्यान से इस बात को समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना 2 kg है और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना 5 kg है, और दोनों के बीच में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा है, जो कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 10
न्यूटन का फोर्स लगा है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसके ऊपर भी 10 न्यूटन लगा होगा, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन लगा होगा, मतलब एफ ए बी का भी वैल्यू 10 न्यूटन है और इसका भी वैल्यू क्या है 10 न्यूटन। चलिए अब मैं यहाँ पर एक्सीलरेशन निकाल कर देखता हूँ कि किसमें ज्यादा इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, मतलब कि इफेक्ट तो सेम रहेगा लेकिन जो ऑब्जर्व होगा हम लोग को, जो विजिबल इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा वो किसमें ज्यादा होगा। आपको ऐसा होता है ना कि अगर मान लो कि एक बहुत ही मोटा तगड़ा आदमी है, ठीक है, वो एक तरफ से दौड़ रहा है, उधर से पतला पतला दुबला आदमी दौड़ते हुए आ रहा है, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो इफेक्ट फोर्स तो दोनों में सेम लगेगा लेकिन इफेक्ट किसको ज्यादा होगा, जो पतला दुबला आदमी होता है उसको ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखना है यहाँ पे ध्यान से देखो। मैं अगर बात करो एफ किसके बारे में, ए बी के बारे में, ए बी के बारे में, तो क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मैं एक्सीलरेशन को ए और कैपिटल ए मान लेता हूँ, ठीक है। देखो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 10 है, इक्वल टू मास कितना दिया इसका 5 दिया हुआ है और इनटू ए ए। इसे देखो ए का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या आया है 2 आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब वहीं मैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, मतलब कि एफ बी ए की बात करता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम बी ए बी, ठीक है। तो देखो इसका तो वैल्यू तो यहाँ पे 10 न्यूटन ही होगा, है ना। अब एफ एम बी का वैल्यू कितना दिया 2 किलोग्राम, अब इनटू ए बी। अब इससे जो है ए बी का वैल्यू क्या निकल के आया, यह है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जिसका मास कम था उसमें ज्यादा एक्सीलरेशन हम लोग को देखने को मिला, मतलब कि जो चेंजेस हुआ वहां पे वो कम मास वाले में ज्यादा हुआ और ज्यादा मास वाले में क्या हुआ, वो चेंजेस कम हुआ। ये बात आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आगे के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे और उसे प्रूफ करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।